आप सभी को एग्जाम नाना यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग झारखंड जीके का टॉप 20 एमसीक्यू क्वेश्चन को डील करेंगे। सारे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन देखकर आपको आसान लग सकता है, बट इस क्वेश्चन में इतने सारे इंफॉर्मेशन छिपा हुआ है कि वहां से क्वेश्चन आपका फ्रेम किया जा सकता है। और जेपीएससी या जेएसएससी के किसी एक एग्जाम में जुबली पार्क से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था और इसीलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पर रखा गया है। क्वेश्चन यह पूछा जा रहा है आपसे, बहुत ही आसान सा सवाल है। जुबली पार्क किस शहर में स्थित है? झारखंड की किस सिटी में आपका जुबली पार्क सिचुएटेड है? तो अगर हम लोग बात करें तो जुबली पार्क का स्थापना कब हुई, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि क्योंकि भारत के जो बड़े बड़े पार्क्स हैं उनमें से जुबली पार्क का भी नाम आता है, क्योंकि ये पार्क की अगर हम लोग एरिया की बात करें कि जुबली पार्क कितना बड़ा है, तो ये टोटल आपका 37.75 एकड़ क्षेत्र पर आपका फैला हुआ है। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं इस पार्क का इंपॉर्टेंस। साथ ही अगर आपसे पूछ दिया जाए कि जब जुबली पार्क जो है आपका स्थापना कब हुई थी, तो जुबली पार्क की स्थापना आपका 1958 में हुआ था। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि जुबली पार्क की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो ये पार्क आपका स्थापना हुई थी टाटा स्टील। किसके द्वारा? टाटा स्टील का जो आपका स्वर्ण जयंती था। कौन सा जयंती था? स्वर्ण जयंती। टाटा स्टील के स्वर्ण जयंती के अवसर पर जो टाटा परिवार है, टाटा समूह है, वो क्या किया था, जमशेदपुर के लोगों को भेंट किया था ये पार्क, यानी एज ए गिफ्ट जमशेदपुर के लोगों को गिफ्ट किया था ये वाला पार्क आपका जुबली पार्क। और जुबली पार्क कोई प्राइवेट पार्क नहीं कह सकते हम लोग, एक टाइप से ये एक ओपन पार्क है, कोई भी यहाँ पर आ जा सकता है। और साथ ही साथ किसके संरक्षण में इस पार्क की स्थापना हुई थी अगर आपसे पूछा जाए, तो जमशेदजी टाटा। किसके संरक्षण में? तो जमशेदजी टाटा के संरक्षण में ही ये पार्क का निर्माण हुआ था। तो जमशेदजी टाटा। इसके साथ साथ इस पार्क के बारे में और एक इंफॉर्मेशन डाटा है, वो क्या है कि कभी कभी पूछ लिया जाता है एग्जाम में, या पूछा जा सकता है कि जमशेदपुर का मुगल गार्डन किसे कहा जाता है। तो इसे एक प्रकार से हम लोग क्या कह सकते हैं, मुगल गार्डन ऑफ जमशेदपुर। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, मुगल गार्डन ऑफ जमशेदपुर। तो मुगल गार्डन ऑफ जमशेदपुर के नाम से हम लोग जुबली पार्क को ही जानते हैं। और साथ ही साथ ये जो पार्क बनाया गया था, कौन सा पार्क से इंस्पायर्ड था, यानी भारत का किस पार्क से इंस्पायर्ड होके इस पार्क को बनाया गया था। तो इंस्पायर्ड बाई, तो कौन सा पार्क? मैसूर में एक पार्क था आपका वृंदावन गार्डन नाम से, अभी भी है वृंदावन गार्डन। इसी वृंदावन गार्डन से इंस्पायर होके ही आपका जमशेदजी टाटा ने जमशेदपुर वासियों को ये गिफ्ट किया था आपका 1958 में इस पार्क की स्थापना हुई थी। तो इतना सारा इंफॉर्मेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छा भी लग रहा होगा जान करके चीज़ों को। तो चलिए हम लोग सेशन में आगे बढ़ते हैं। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करने मत भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा जा रहा है कि झारखंड में बसे इकलौते एंग्लो इंडियन गांव का नाम। तो एंग्लो इंडियन गांव कौन सा है जो एक हम लोग अगर बात करें अपना ईस्टर्न इंडिया में, तो इस टाइप का अनोखा गांव है ये, और ये झारखंड में सिचुएटेड है, ये सबसे बड़ी बात है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर देने की आप लोग कोशिश करेंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये आपका मैकलुस्कीगंज। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, मैकलुस्कीगंज। और अगर आपसे पूछा जाए कि रांची से इसका डिस्टेंस कितना है, तो रांची से जो इसका डिस्टेंस है कितना है आपका? लगभग लगभग 40 किलोमीटर। कितना? 40 किलोमीटर। रांची से ये लगभग लगभग 40 किलोमीटर के दूरी पर ये गांव जो है आपका सिचुएटेड है। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा जा रहा कि निम्नलिखित में से कौन अनुसूचित आरक्षित विधानसभा क्षेत्र नहीं है? तो अगर हम लोग बात करेंगे तो लातेहार, सिमडेगा और खूंटी, ये तीनों ही आपका अनुसूचित आरक्षित विधानसभा क्षेत्र में आता है, जबकि देवघर जो है आपका, वो क्या है आपका? अनुसूचित आरक्षित विधानसभा क्षेत्र नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? देवघर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा जा रहा है आपसे कि डाल्टनगंज का नाम डैश के नाम पर रखा गया। तो डाल्टनगंज का नाम प्रेजेंट नाम क्या है? अगर आपसे पूछ लिया जाए डाल्टनगंज का नाम परिवर्तन करके कौन सा नाम रखा गया है, तो डाल्टनगंज का जो वर्तमान नाम है वो है आपका मेदिनी नगर। क्या नाम है आपका? मेदिनी नगर है। तो ये आपका नया नाम है किसका? डाल्टनगंज का। पहले इसका डाल्टनगंज नाम था, बट आज भी डाल्टनगंज के नाम से हम लोग जानते हैं क्योंकि काफी पुराना नाम है। बट नया नाम क्या हो जाएगा आपका? मेदिनी नगर जो है आपका डाल्टनगंज का नया नाम है। बट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि जो डाल्टनगंज का नाम रखा गया था वो किस व्यक्ति के कारण रखा गया था। तो डाल्टनगंज का नाम रखा गया था आपका
कर्नल डाल्टन के नाम पर, किसका, कर्नल डाल्टन के नाम पर डाल्टनगंज रखा गया था। और आज के डेट में क्या किया गया, मेदिनीनगर किया गया। तो मेदिनीनगर क्यों क्यों किया गया, क्योंकि किसके नाम पर, तो राजा मेदिनी राय, राजा मेदिनी राय। तो राजा मेदिनी राय के कारण ही इसका नया नया नाम क्या गया आपका, मेदिनीनगर किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको यहाँ पर क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा जा रहा है कि पलामू किला का निर्माण किस वर्ष प्रारंभ हुआ। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आप इसे रख सकते हैं। इसको जेपीएससी में भी पूछा गया है और जेएसएससी में भी ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। जेएसएससी का तो ये फेवरेट क्वेश्चन हो सकता है। तो जेपीएससी, जेएसएससी या कोई भी झारखंड का एग्जाम होगा या झारखंड जीके पूछा जाएगा तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पलामू किला का निर्माण किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। अगर हम लोग बात करें तो पलामू किला में टोटल 2 दुर्ग है। कितना दुर्ग है आपका, 2 दुर्ग है। ये काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, इसको याद रखिएगा। 2 दुर्ग है, एक को हम लोग कहते हैं पुराना किला, क्या कहते हैं, एक को पुराना किला, और दूसरे को हम लोग कहते हैं नया किला। ठीक है, पुराना किला और दूसरा है आपका कौन सा, ये एक हो गया आपका पुराना किला, दूसरा हो गया आपका नया किला। दूसरा को हम लोग क्या कहते हैं, नया किला। यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है कि पलामू किला का जो निर्माण किया गया था वो किस राजवंश ने इसका निर्माण कराया था, तो चेरो राजवंश। कौन सा आपका, चेरो राजवंश के द्वारा ही पलामू किला का निर्माण किया गया था। पलामू में चेरो राजवंश का शासन था और चेरो राजवंश के राजाओं के द्वारा ही इसका नाम पलामू किला का निर्माण कराया था। अब पूछा जाए कि कौन सा राजा इसका निर्माण कराया था, तो राजा मेदिनी राय। अभी जो हम लोग डाल्टनगंज का शहर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, मेदिनी नगर कर दिया गया है राजा मेदिनी राय के नाम पर। और ये राजा मेदिनी राय कहाँ के राजा थे, पलामू के। तो क्लियर हो गया यहाँ से आपका कि पलामू किला का निर्माण चेरो राजवंश के द्वारा किया गया था। कौन से शासक के द्वारा किया गया था, राजा मेदिनी राय के शासक के द्वारा किया गया था। अब पूछा गया आपसे यहाँ पर कि इसका निर्माण किस वर्ष प्रारंभ हुआ, तो पलामू किला का जो निर्माण हुआ वो आपका 1619 एडी में आपका प्रारंभ हुआ, 1619 में। कब हुआ आपका, 1619 में। तो ये तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट है, चेरो राजवंश याद रखिएगा आप, साथ ही साथ राजा मेदिनी राय का नाम भी आप याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपका फ्रेम हो सकता है। मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा जा रहा है कि मैथन विद्युत परियोजना, जिसे हम लोग मैथन डैम के नाम से भी जानते हैं, निम्नलिखित जिलों में से किस जिला में स्थित है, बोकारो, धनबाद, रांची, देवघर। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, मैथन डैम जो है आपका, मैथन डैम में ही आपका मैथन विद्युत परियोजना को इंस्टॉल किया गया है। तो ये मैथन डैम का निर्माण हुआ है आपका धनबाद जिला में। कहाँ पर आपका, धनबाद जिला में आपका मैथन डैम का निर्माण हुआ है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मैथन डैम जो है, कौन सा डैम आपका, मैथन डैम या मैथन बांध, जिसे हम लोग माइथन माइथन भी बोलते हैं, या मैथन बांध जो है आपका, ये किस नदी पर बना हुआ, कौन सी नदी पर बना हुआ, अगर ये आपसे पूछ लिया जाए, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि ये बांध किस नदी पर बना हुआ, तो ये सारा आप एक ही जगह पर पेपर में लिख लीजिएगा और उसको बार बार रिवाइज कीजिएगा। तो मैथन बांध जो है आपका, ये आपका कौन सा नदी पर बना हुआ है, तो ये आपका ब्राकर नदी पर बना हुआ। कौन सा नदी आपका हो जाएगा इसका उत्तर, ब्राकर नदी पर ही आपका मैथन डैम आपका बना हुआ है। साथ ही साथ अगर पूछा जाए कि ये जो मैथन बांध बना था ये किस प्रोजेक्ट के तहत इसका निर्माण हुआ था, तो मैथन बांध जो है आपका डीवीसी, दामोदर वैली कॉरपोरेशन जो प्रोजेक्ट है उसी के तहत टोटल 8 बांध का निर्माण हुआ था झारखंड में, उनमें से मैथन डैम भी एक है। तो डीवीसी प्रोजेक्ट के तहत मैथन बांध का निर्माण हुआ, मैथन डैम का निर्माण हुआ। और ये किस नदी पर बना हुआ है, ब्राकर नदी पर बना हुआ है। और ये मैथन डैम जो है आपका धनबाद जिला में आपका सिचुएटेड है। तो इतना इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद रहेगा। काफी अच्छा लग रहा होगा सेशन आपको। तो सेशन अच्छा लग रहा होगा तो सेशन को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा, सो दैट रीच आगे और बढ़े झारखंड में। अगर हम लोग झारखंड की चैनल्स की बात करें तो ये एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, ये आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं कि इसका जो रीच है सिर्फ और सिर्फ झारखंड तक ही सीमित है। और अगर आप लोग झारखंड के विद्यार्थी होकर झारखंड के ही चैनल्स को अगर आप लोग शेयर नहीं कीजिएगा तो फिर ये ग्रो नहीं हो पाएगा। ये जो चैनल आज इतना बड़ा हो पाया, लगभग 15 के सब्सक्राइबर के आसपास हम लोग पहुंच गए हैं, इसमें सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन रहा वो आप लोगों का शेयर का रहा। आप लोग काफ़ी शेयर किए। जब हम जेटेट का बैचेज लॉन्च किए थे उस टाइम भी काफ़ी शेयर हुआ था चैनल, फिर JFWC का बैच लॉन्च किए उस टाइम भी चैनल को आप लोग काफ़ी बूस्ट किए। तो ये जो चैनल को बूस्ट मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ आप ही लोग कर सकते हैं। और क्योंकि झारखंड से संबंधित चीज़ें ही इस चैनल में अभी तक डाला जाता है, आप देखे होंगे, बाकी चीज़ें हम लोग अभी तक इसमें इंक्लूड नहीं किए हैं।
आगे आने वाले टाइम में हम प्लान कर रहे हैं कि और भी बहुत सारे एग्जाम्स को इसमें इंक्लूड किया जाए, सो दैट इसका रीच भी बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे क्या हो, अपना जो पढ़ाई लिखाई है वो करें। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सोरिया रोबस्टा नामक वृक्ष का नाम क्या है? और आज के बाद इस क्वेश्चन को आप भूलिएगा नहीं, इसको आप याद रख लीजिएगा कि सोरिया रोबस्टा कौन सा पेड़ का वैज्ञानिक साइंटिफिक नेम है। बहुत ही आसान याद रखना। सबसे पहले आपको क्या याद रखना है कि झारखंड का राजकीय वृक्ष क्या है। तो झारखंड का राजकीय वृक्ष क्या है आपका, आप लोग इसका आंसर आसानी से कर सकते हैं। तो झारखंड का राजकीय वृक्ष है साल, और साल का ही आपका साइंटिफिक नेम जो है वो क्या है, आपका सोरिया रोबस्टा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो सोरिया रोबस्टा जो है आपका किस वृक्ष का नाम है, साल वृक्ष का ही साइंटिफिक नेम है, और साल झारखंड का राजकीय वृक्ष है। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 ये जो क्वेश्चन है, इसको जेपीएससी का ये फेवरेट क्वेश्चन हम लोग बोल सकते हैं। बहुत बार जेपीएससी में पूछा गया इस टाइप के क्वेश्चन कि जर्मनी के ईसाई मिशनरी किस वर्ष रांची पहुंचे। अगर हम लोग रांची जाएंगे तो हम लोग देखेंगे काफी ईसाई मिशनरी देखने को मिलता है, संत पॉल्स देखने को मिलता है, वहां पर संत जॉन्स देखने को मिलता है, संत जेवियर्स देखने को मिलता है। तो इससे ये पता चलती है कि पुराने टाइम में, आज से लगभग 150-200 साल पहले, 150 साल पहले, लगभग 100 साल पहले लगभग, जब अंग्रेजों का राज था तो ईसाई मिशनरी यहाँ पर पहुंचा। कहाँ पर आपका, झारखंड में पहुंचा। कौन, ईसाई मिशनरीज। और यहाँ क्वेश्चन में आपका पूछा जा रहा है कि ये जो ईसाई मिशनरी है ये किस वर्ष आपका रांची पहुंचा। तो ये जो आपका रांची पहुंचा था 1845। कौन सा, 145। तो 1845 में जर्मन के ईसाई मिशनरी जो है आपका रांची पहुंचा। जर्मन वाले भी आए थे, इंग्लैंड का भी आया था, बहुत सारे लोग जो है ईसाई मिशनरी भारत पहुंचे, और साथ साथ अपना झारखंड भी आया था ये लोग। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा जा रहा है कि सिंहभूम में निम्नों में से कौन सा पाया गया है। तो ये सारे चार ऑप्शनों में से क्या चीज है जो सिंहभूम में आपका पाया गया है। तो उपकरण और हथियार, मूर्तियां, इंडोसिथियन सिक्के या रोमन सिक्के। तो इसको आप याद रखिएगा कि सिंहभूम में जो पाया गया वो क्या पाया गया, तो सिंहभूम में आपका रोमन सिक्के पाया गया। तो ये जो रोमन सिक्के पाया गया सिंहभूम में, इसका मतलब क्या होता है। अगर आप इतिहास का विद्यार्थी होंगे या हिस्ट्रियोग्राफी जो होती है, जैसे इतिहास लेखन जिसे हम लोग कहते हैं, उसमें इन सारे चीजों को काफी महत्व दिया जाता है कि कोई चीज अगर कहीं पर पाया गया तो क्यों पाया गया। पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि इस जगह पर यह चीज क्यों पाया गया। इसके बारे में पूरा का पूरा रिसर्च होता है कि ये चीज आखिर क्यों पाया गया, कैसे यहाँ पर पहुंचा। फिर पूछा जाता है कि कैसे पहुंचा, ये चीज जो है यहाँ पर जो आए है ये कैसे यहाँ पर पहुंचे है। रोमन सिक्के तो हम लोगों का नहीं है, ये रोमन्स का है। तो रोमन्स का सिक्के झारखंड के सिंहभूम में मिला। इसका बहुत सारे अर्थ निकल सकता है। हो सकता है कि कोई व्यक्ति, झारखंड का कोई व्यक्ति रोमन गए थे, वहां से सिक्के लेके आए। या ये भी हो सकता है, जिसकी प्रबल संभावना है, कि उस टाइम सिंहभूम और रोमन के बीच में क्या होता था, ट्रेड रिलेशन था। इंडिया के साथ तो था ही, और सिंहभूम तक ट्रेड रिलेशन का जाल जो है बिछा हुआ था। तो ये हो सकता है। तो ये याद रखिएगा आप लोग कि सिंहभूम में कौन सा चीज पाया गया था, तो रोमन सिक्के सिंहभूम से ही पाया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि माइकल जॉन सभागार किस शहर में स्थित है। देखिए ये सारे क्वेश्चन आपको थोड़ा अटपटा लग सकता है, बट ये क्वेश्चन आपका झारखंड में जो एक ऐसा एग्जाम हुआ था 2017 में, उस टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया था जेएसएससी की ओर से। 2017 में जेएसएससी के एसआई के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि माइकल जॉन सभागार जो है वो किस शहर में स्थित है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत कम लोग इसका आंसर कर पाए होंगे, और जाहिर सी बात है इतना डिटेल में बहुत कम लोग जानते होंगे। तो माइकल जॉन सभागार जो है ये आपका जमशेदपुर में स्थित है। जमशेदपुर को हम लोग स्टील सिटी के नाम से जानते हैं। टाटा स्टील यहीं पर आपका सिचुएटेड है। जुबली पार्क यहीं पर आपका सिचुएटेड है। और साथ ही साथ आपका जेवियर का जो मैनेजमेंट वाला स्कूल है, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, वो भी आपका क्या है, जमशेदपुर में ही सिचुएटेड है। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा जा रहा है कि स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के सदस्यों की जो अधिकतम संख्या है वो कितना हो सकता है, आपका 20 हो सकता है। मैक्सिमम जो मेंबर होगा सेल्फ हेल्प ग्रुप में वो कितना होगा, आपका 20 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 12। और अब बता दें कि आज के सेशन में हम लोग 20 क्वेश्चन डील करेंगे, और अभी तक बहुत सारे सेशन ले चुके हैं। और सेशन की शुरुआत, यानी कि ये जो आपका प्रोजेक्ट है कि JFEE के झारखंड जीके को हम लोग कंप्लीट कराएंगे,
तो शुरुआत में हम बोले थे लगभग लगभग 1000 MCQ आप लोगों को कराएंगे। कितना है? 1000। और 1000 MCQ कराने के लिए अगर डेली बेसिस पर हम लोग 20 क्वेश्चन डील करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? तो आपका 50, कितना आ जाएगा? 50 वीडियोज। तो 50 से ज़्यादा वीडियो ही हम अपलोड कर दिए होंगे आप लोगों के लिए, और आगे आने वाले टाइम में भी करेंगे। 50 वीडियो आपको देखने को मिलेगा जिसमें टोटल 1000 MCQ क्वेश्चन हम लोग डील कर रहे हैं। इससे पहले बहुत सारे सेशन कंप्लीट हो चुका है। आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, झारखंड जीके के प्लेलिस्ट में डेली झारखंड जीके करके एक प्लेलिस्ट बना होगा चैनल में, डेली झारखंड जीके, आप वहां पर जाइएगा। वहां से आप सारे सेशन को आप एक एक करके सुनते जाइएगा। आप कोई भी जीएस का कोई भी सब्जेक्ट, चाहे वो इतिहास हो, भूगोल हो, ये सारे सब्जेक्ट के साथ क्या प्रॉब्लम है वो आपके साथ शेयर कर रहा है। जैसे आज अगर आप पढ़े किसके बारे में, मान लेते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री में एक चैप्टर है कि सोशल रिफॉर्म्स, क्या है आपका? सोशल रिफॉर्म्स। आप सोशल रिफॉर्म्स के बारे में पढ़े। आप जब पढ़ेंगे आप क्या नोटिस कर रहे होंगे कि आपको सारे चीजें समझ में आ रहा है। ये राजा राममोहन राय ये काम किए, ये पंडित रमाबाई ये काम किए, वो चीज आपको सारे समझ में आएगा। फिर क्या होगा? फिर जैसे ही कल आप उन सारे चीजों को, उन सारे फैक्ट को याद करने की कोशिश करेंगे 2-3 दिन बाद, तो आपको पता चलेगा कि आपको कोई भी फैक्ट याद नहीं आ रहा है। क्यों नहीं याद आ रहा? क्योंकि ये जो जीएस का पूरा स्ट्रेटेजी होता है, ये इसी पर बेस्ड होता है कि आप इसको बार बार रिवाइज करें। एक बार पढ़ लेने से आपका नहीं होगा। पढ़ने के बाद आपको उसको नोट्स बनाना होगा, उसके बाद उसका आपका एमसीक्यू सॉल्व करना होगा, उसके बाद भी आपको चीज़ों को बार बार देखते रहना पड़ेगा। और इसीलिए यूपीएससी को सबसे टफेस्ट एग्जाम माना गया है। क्यों माना गया टफेस्ट? इससे भी टफ टफ एग्जाम आप इसरो का साइंटिस्ट का क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए, आपको यूपीएससी से हार्ड लगेगा, बट उसमें एक पैटर्न पकड़ा जा सकता है। मैथ के सब्जेक्ट में अगर हम लोग मैथ की सब्जेक्ट की बात करें तो एक पैटर्न है। क्या है आपका? पैटर्न है। हर एक चैप्टर में एक पैटर्न देखने को मिलेगा, और उस पैटर्न को अगर हम लोग रिवाइज कर लेते हैं तो वहां पर हम लोग काम कर जाता है चीजें। या एसएससी सीजीएल का मैथ का ही अगर हम लोग बात करें, एसएससी सीजीएल का मैथ ज्यादा हार्ड है कि आपका एसएससी सीजीएल का जीएस ज्यादा पोर्शन हार्ड है? तो जीएस पोर्शन हार्ड है, जाहिर सी बात है। मैथ को आप बार बार रिवाइज कीजिएगा तो आप इजीली क्या कर सकते हो, वहां पर मैथ में 100 में 100 ला सकते हैं। बट जीएस आप कितनों पढ़ ले, एग्जाम के दिन क्या पूछा जाएगा किसी को नहीं पता है, तो वहां पर आपका जो है दिक्कत आ जाएगा। तो इसलिए कंपटीशन एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मैथ एंड रीजनिंग को बहुत ही अच्छा करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि यहीं से मैक्सिमम नंबर आपका गेन होगा। और उसके बाद आपको जीएस सेक्शन पर ध्यान देना है, जीएस, डेली करंट अफेयर्स, इन सारी चीज़ों पर। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। फिर से हम लोग 12 में पूछा जा रहा है आपसे कि शहर में स्थित डाल्टनगंज शहर, जिसे आज की डेट में हम लोग मेदिनीनगर के नाम से जानते हैं, वो झारखंड के किस जिले में स्थित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर आप आई थिंक आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बार बात कर चुके हैं इसके बारे में। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर आपका क्या होगा, कि डाल्टनगंज शहर झारखंड के किस शहर में आपका सिचुएटेड है। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा जा रहा है कि कोणार विद्युत गृह पावर स्टेशन किस जिला में स्थित है। तो कोणार पावर स्टेशन कौन सा जिला में सिचुएटेड है, ये आपको बताना है। तो कोणार विद्युत गृह जो है आपका, इससे इसका भी जो स्थापना है, ये भी आपका डीवीसी प्रोजेक्ट के तहत ही इसका भी स्थापना हुई थी। तो सबसे पहला पॉइंट आप याद रखिएगा कि जो डीवीसी के जो प्रोजेक्ट है उसी के तहत आपका कोणार विद्युत गृह का भी स्थापना हुई थी। और ये कब हुई थी इसकी स्थापना अगर पूछा जाए कोणार विद्युत गृह का, तो 1955। कब? 1955 में आपका कोणार पावर स्टेशन का स्थापना हुई थी। साथ ही साथ कौन सा जिला में है ये? हजारीबाग जिला में आपका सिचुएटेड है कोणार विद्युत गृह। अगर हम लोग इसका प्रोडक्शन कैपेसिटी देखें कि कितना प्रोडक्शन करता है, तो प्रोडक्शन कैपेसिटी यानी कि उत्पादन क्षमता, तो लगभग लगभग 40,000 किलोवाट का इसका प्रोडक्शन क्षमता है। 40,000 40,000 है। एक मिनट, जस्ट मिनट, 40,000 की, इसको के नहीं लिखते, 40,000 कितना है आपका? 40,000 किलोवाट जो है आपका इसका क्या है? उत्पादन क्षमता है। तो कोणार विद्युत गृह, कोणार पावर स्टेशन से संबंधित 4 पॉइंट याद रखिएगा। पहला पॉइंट, डीवीसी प्रोजेक्ट के तहत ही इसकी स्थापना हुई थी। कब इसकी स्थापना हुई थी? 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। ये कौन सा जिला में है? हजारीबाग जिला में सिचुएटेड है। इसका प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या है? तो 40,000 किलोवाट इसका प्रोडक्शन कैपेसिटी है। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा जा रहा है कि अलीनगर किला किसके द्वारा बनवाया गया था। तो अलीनगर किला जो है आपका मुजफ्फर खान के द्वारा बनाया गया था। ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा आपको थोड़ा हार्ड लग सकता है, थोड़ा टफ लग सकता है, बट इसको याद रख लीजिएगा वन लाइनर टाइप से, कि अलीनगर का किला आपका
किसने स्थापना किया था इसको? मुजफ्फर खान के द्वारा अलीनगर किला का स्थापना किया गया था। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा जा रहा है कि IHSDP, यही है ना, IHSDP का फुल फॉर्म क्या है? तो IHSDP का फुल फॉर्म है आपका एकीकृत आवास आवास और स्लम विकास कार्यक्रम। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंटीग्रेटेड, इसको इंग्लिश में भी लिख देते हैं इंटीग्रेटेड, स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है यहाँ पर। इंटीग्रेटेड हाउसिंग एंड स्लम डेवलपमेंट डेवलपमेंट स्लम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो IHSDP का फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड हाउसिंग एंड स्लम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो फुल फॉर्म याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है JSSC में। फिर एक फुल फॉर्म आपका आ गया सामने कि अमृत का पूर्ण रूप क्या है? क्या है अमृत? AMRUT। तो इसका आंसर आप लोग कर सकते हैं, बहुत ही आसान है, अटल मिशन फॉर रेजुवेंशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ऑप्शन नंबर ए आपका फुल फॉर्म हो जाएगा अमृत का। क्या हो जाएगा? अटल मिशन फॉर रेजुवेंशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछा जा रहा है कि अक्षय ऊर्जा के निम्न में से किस स्रोत से झारखंड अधिकतम ऊर्जा उत्पादन करता है? तो भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा। अक्षय ऊर्जा यानी कि नॉन रेन्यूएबल सोर्सेस, सॉरी रेन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, इसको हम लोग बार बार रिन्यू कर सकते हैं। तो कौन सा सोर्स से मैक्सिमम ऊर्जा हम लोग गेन करते हैं अपना झारखंड? तो सबसे ज्यादा हम लोग करते हैं सौर ऊर्जा से। किससे करते हैं हम लोग? सोलर एनर्जी से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा जा रहा है आपसे कि मुंडा जनजाति के प्रमुख देवता कौन है? तो मुंडा जनजाति के प्रमुख देवता को हम लोग सिंहबोंगा के नाम से जानते हैं, बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, अभी तक आप इसको याद हो गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछा जा रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को झारखंड में प्रवेश करने में प्राय कितना दशकों का समय लगा? ईस्ट इंडिया कंपनी इन लोगों को झारखंड में घुसने में कितना दशक का टाइम लगा पता है आपको? आपको सुनकर हैरानी हो जाएगा। लगभग 8 दशक यानी कि 80 साल लगा झारखंड में प्रवेश करने में। क्यों? क्योंकि यहाँ के लोग हमेशा विरोध किए बाहरियों का, जिसके कारण ईस्ट इंडिया कंपनी को भी 80 ईयर्स लगा इस झारखंड को में घुसने में, जहां पर मैक्सिमम लोग आदिवासी है। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछा गया है कि केरोसिन दिवस के उत्सव के लिए झारखंड सरकार द्वारा महीने के निम्नलिखित दिनों में से किसका चयन किया गया? ये पुराना क्वेश्चन है, जो केरोसिन दिवस के रूप में जिसमें केरोसिन तेल दिया जाता था, तो ये कौन सा दिन है? महीने का 25वां दिन को चयन किया गया था, महीना का 25वां दिन। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज के सेशन में हम लोग 20 क्वेश्चन डिस्कस किए, काफी फ्रूटफुल सेशन रहा। सॉरी, तबीयत थोड़ा खराब है क्योंकि ठंडा गर्मी का मौसम चल रहा है। तो सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इन सारे इन्फॉर्मेशन को याद करने की कोशिश कीजिएगा। साथ ही एग्जामिनेनो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां से आप बैच को एक्सेस कर सकते हैं, नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। इस प्रकार से अगर आप चीज़ों को डेली बेसिस पर पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि चीज़ें आपके लिए आसान होते जाएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन।